बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 पाठ का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों, आज हम देखेंगे प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे क्यों बसते हैं। फिर देखेंगे नदी घाटी में मानव सभ्यता के विकास, फिर नगरीय जीवन, फिर उसके बाद देखेंगे कृषि व पशुपालन, उसके बाद तकनीकी ज्ञान, फिर देखेंगे धार्मिक मान्यताएं, उसके बाद देखेंगे लिपि, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राचीन सभ्यता के नदियों के किनारे क्यों बसते हैं। प्राचीन सभ्यताएं, तो अपन इसके बारे में देख रहे हैं। जैसे आपने देखा भी है आदि मानव लोगों को, आदि मानव वही बसना चाहते हैं जहां पर उनको पूरी सुविधाएं मिले। तो इसीलिए ये सारी सुविधाएं उनको कहाँ मिलती थी उसके बारे में देखते हैं। आदि मानव हमेशा वही बसता था जहाँ पर उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल मिले, खाने के लिए भरपूर भोजन मिले और निवास के लिए सुरक्षित स्थान मिले। उनको ये सारी सुविधाएं और सारी आसानी से उपलब्धियां कहाँ मिलती थी? ये सारी चीजें नदियों के किनारे तीनों सुविधाएं मिलती थी। इसीलिए वो क्या करते थे, नदियों के किनारे बसना उनको सुरक्षित लगता था। तो इसलिए अपन ने प्राचीन सभ्यता के बारे में देखा और वो क्यों बसते थे उसके बारे में देखा। अब देखेंगे नदी घाटी में मानव सभ्यता के विकास। तो आपने देखा है कि लाखों वर्ष पूर्व आदि मानव क्या खाते थे? वो सिर्फ फल फ्रूट जो उनको मिलता था या जानवरों का शिकार करके वो अपना भोजन बनाते थे। लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन आया। उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्होंने मानव शिकार और भोजन संग्रह मतलब उन्होंने एकत्रित करना अपने जीवन में लाया, परिवर्तन लेकर आए। उन्होंने देखा कि पशुपालन को अपने साथ रखना, पशुपालन को अपने साथ रखकर अपन उनका क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने खोज करी। और उनके सामने एक खोज आई कि जिस तरह से उन्होंने अगर जानवरों के साथ में अगर वो खेती करेंगे तो उनको उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि अपन ने जानवरों के साथ में उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और उन्होंने देखा कि कुछ फल वो खाते थे, उस फल को वो अचानक जमीन पर फेंक दिया और उस जमीन से एक पौधा उग गया। उस पौधे को जिस फल उन्होंने खाया था वो फल उस पौधे को लग कर आया। तो उनके सामने एक ये नई खोज हुई कि अगर मैं कुछ बीज जमीन में डालूं और उस जमीन में डालने के बाद में मैं खेती करूं और उस खेती करने से जो फल जो अनाज आएगा उससे मैं अपना पेट भर सकता हूं। तो इस तरह से उन्होंने खोज करी और जिस तरह से उन्होंने अपने साथ जानवरों को रखना प्रारंभ करा था उसी तरह उन्होंने जमीन को उपजाऊ करा और वो नदी किनारे बसने के कारण वहां की जमीन उनको उपजाऊ मिलती थी, जिससे वो अपनी खेती सही तरीके से करना चालू करा उन्होंने। और खेती करके जब उन्होंने अन्न डाला, जो बीज डालते थे, बीज डालकर उन्होंने खेती करी और खेती करके जब उनको जो अनाज मिला उससे वो अपना पेट भरते थे। और इसी तरह से उन्होंने क्या करा, नदी किनारे बसना उनके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। तो बच्चों, अपने दूसरा भी देख लिया। अब देखेंगे अपन कि नगरीय जीवन के बारे में। नगरीय जीवन के बारे में अपन देखते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले प्रमुख विशेषता उनकी क्या थी? नगरीय योजना थी और वो दो भागों में विभाजित थे। एक तो निम्न और एक उच्च, ये दो भागों में उन्होंने अपने वर्गों को विभाजित किया था। जिस तरह से आप देखते हैं कि दो वर्ग, एक निम्न वर्ग का परिवार रहता था और एक उच्च वर्ग का परिवार रहता था। ये दोनों परिवार रहते थे। अब आपने देखा है कि आपके घर के पास में एक गली है और उस गली में समझो कि ब्राह्मण लोग रहते हैं और कुछ दूसरी गली में कुछ दूसरे लोग रहते हैं। जब वो दो गलियों के बीच में से जो सड़क जाती है तो वो क्या है, कभी सड़क इस तरह से जाती है, कभी उस तरह से जो एक दूसरे को काटती हुई जाती है। तो आपने अपने गणित के इसमें भी देखा है कि किस तरह से वो सड़क को काटती हुई सड़क को एक दूसरे से काटती है तो वो लंबवत बन जाती है। तो ये क्या है कि नगर अनेक खंडों में विभाजित थे, जिससे आजकल के लोग नगर के नाम दिया है इसको। जैसे आपने देखा कि एक नगर दूसरी जगह पे है, दूसरा नगर दूसरी जगह पे है। नगर
तो कोई वर्ग का नाम देता है, कोई नगर का नाम देता है। तो हड़प्पा सभ्यता ने नगरों को एक नगर के रूप में उनको विभाजित किया था और वर्गों के रूप में भी विभाजित किया था। तो इस तरह से उन्होंने यह नगर स्थापित किया और उन्होंने मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण इसमें काम रहा कि उन्होंने सार्वजनिक एक स्थल विशाल स्नानागार बनाया। जैसे कि आप देखते हैं अपने घर में भी नहाने के लिए अलग रहता है, किचन रहता है, हॉल रहता है, इस तरह से अपन मकान को बांधते हैं। लेकिन उन्होंने मोहनजोदड़ो ने एक नया एक बहुत ही बड़ा नहाने के लिए स्थान बनाया। उसके पास में एक हॉल बनाया जहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किए जाते थे और उसके बाद में एक कुआं बनाया, एक बहुत बड़ा महल के जैसा उन्होंने बनाया था और इसकी वो उन्होंने खोज करी थी कि किस तरह से यहाँ पर अपन ये सारी चीजें बनाई जाती है। 243 मीटर गहरा था, क्या था वो, चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, क्या था वो, पूरा कमरा था। और उनके कमरे के अंदर एक सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों से बनने के बाद में उन्होंने देखा कि एक पास में बगल में भी उन्होंने एक कमरा बनाया है। इस तरह से उन्होंने खोज करके रखी थी। और अपन भी अभी देखते हैं कि पुराने महलों के लिए अपन देखने के लिए जाते हैं कि राजा महाराजा किस तरह से रहते थे, उन्होंने क्या क्या करा था। तो जिस तरह से यहाँ मोहनजोदड़ो ने ये काम किए थे। तो बच्चों अपने नगरीय जीवन के बारे में जान लिया। अब जानेंगे अपन कृषि पशुपालन के बारे में कि किस तरह से कृषि की जाती थी, किस तरह से पशुपालन को पाला जाता था। तो अपन देखते हैं कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता का जीवन क्या था, दायनी जो नदी सिंधु थी, मतलब उनको जीने के लिए जो नदी से पानी मिलता था उनके लिए वो नदी सिंधु नदी दायनी थी। और नदी अपने साथ में भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी लाती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, गेहूं, जौ और सरसों, कपास और तिल, मटर, इन चीजों का क्या करते थे, वो उगाते थे, फसलें उगाते थे। और संभवतः किसान हमेशा इन चीजों का ही फायदा लेते थे। तो विभिन्न नगरों में इन सारी चीजों का उपयोग ज्यादातर किया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, कृषि और कृषि किस तरह से की जाती थी, वो सबसे ज्यादा कृषि काय की थी, जौ की थी, सरसों की थी, गेहूं की थी, कपास की थी, मटर की थी, तिल की थी। इन सारी चीजों का वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता हमेशा कृषियों के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। अपने कृषि में देखा कि क्या क्या उगाते थे। अब देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में वो लोग हमेशा अपने साथ में बैल, गाय, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये सारी चीजों को क्या वो अपने साथ पालते थे। ये सिंह, गेंडा, हंस, बदक और इन सारी खरगोश है, मोर है, हिरन है, इन सारी चीजों को उनको क्या था, जानवरों के बारे में उनको वो लोग परिचित भी थे। इनसे भी कुछ जानवरों को वो स्वतंत्र आकृति भी कुछ तरह से मिट्टी से बनाकर वो दिखाते भी थे, क्योंकि वो उनकी जानवरों के बारे में वो जानते थे। तो जिस तरह से आप देखोगे पेज नंबर 54 पे ये सारे चित्र बने हुए हैं। तो आप इन चित्रों को भी आप देख लेना कि वो लोग किस तरह से मिट्टी से किस तरह से वो चित्र बनाते थे। हाथी का चित्र, बदक का चित्र, गाय का चित्र, तो घोड़े का चित्र किस तरह से वो मिट्टी से बनाते थे। तो अब देखेंगे अपन तकनीकी ज्ञान के बारे में। तकनीकी ज्ञान हड़प्पा सभ्यता ताम्राक्ष काल की यह एक कांस्य युग भी कहा जाता है। इसको कांस्य मतलब तांबे का, जो कांसा बोलते हैं उसको। तो ये तांबे का युग और जिंक से प्रकाशित था। यह ज्यादा से ज्यादा इसको कांसा और तांबे में अधिक मजबूती मिलती थी, क्योंकि खुदाई के टाइम पे जब उन्होंने खुदाई करी तो उनको तांबे के औजार मिले। तांबे का जिस तरह से उनको तांबा मिला तो उन्होंने पत्थरों के साथ में उनको ढलने का काम करा, उन धातुओं को पिघालकर कोई नई चीज बनाने का काम करा। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से अपन इसको पिघलाने के बाद में किस तरह से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका उपयोग एक मूर्ति बनाने में, एक स्त्री की मूर्ति बनाई उन्होंने किससे, कांसे से और तांबे से।
तो जिस तरह से इन्होंने ये मूर्ति बनाई तो उसका एक रूप अच्छी तरीके से दिखने लगा। तो उनको लगा कि अपन कांसे के नए बर्तन, मिट्टी के बर्तन जिस तरह से अपन बनाते हैं उसी तरह से कांसे और तांबे से भी अपन कोई नई चीजें बनाने का काम करें। तो उन्होंने नए नए मूर्तियां बनाई, बर्तन बनाए, तो नए नए औजार बनाए, मिट्टी से खिलौने बनाते थे। और जिस तरह से उन्होंने मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई थी, जैसे घोड़ा, हाथी, जिस तरह से उन्होंने तांबे और कांसे से भी ये प्रतिमाएं बनाई, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई। तो बड़े बड़े जो हंडे रहते थे कि महाराजा उस समय क्या क्या करते थे, उस तरह से उन्होंने वो हंडों की तैयारी करी, उन्होंने प्रतिमाएं बनाई और नए नए विभिन्न आभूषणों से और रंगों से उनको अच्छी से चित्रित करा और वो सुंदर दिखने लगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा कि ये तकनीकी ज्ञान के कार्य किए। अब देखते हैं अपन धार्मिक मान्यताएं। हड़प्पा सभ्यता किसी भी देवालय को प्रमाण नहीं मिलता था कि वो किस भगवान को मानते हैं। इस तरह से अपन को उनकी प्रतिमाओं को मुख्य रूप से भारी संख्या में मिली थी। यह अनुमान उन्होंने कभी नहीं लगाया था कि अपन कौन सी देवता की सबसे ज्यादा पूजा करें, क्योंकि वो तो सारी देवताओं का रूप प्रतिमाओं के रूप में सामने वो अपने सामने बनाते थे, नई नई प्रतिमाएं बना लेते थे। तो उन्होंने देखा कि अपन किस देवता के चित्र बनाएं और किस देवता की पूजा करें। तो जिस तरह से वह सिंह युक्त ध्यान से करते हुए देवता को अंकलित कर लिया था उन्होंने, एक देवता का सिंह बना के, उनका मुकुट बना के उस तरह से उनको उन्होंने विकसित कर लिया था। यह प्रदर्शन में बैठा है, जैसे कोई आसन कर रहा है, यह इस तरह से उन्होंने उनका भी प्रतिमाएं बना ली थी। इसके आसपास एक बाघ बना लिया, एक गेंडा बना लिया और वैसे ही हिरण बना लिया। तो ये सब क्या उन्होंने चित्र की प्रतिमाएं बना ली और कुछ पुरातात्विक से इस देवता की पहचान पशुपति यानी शिव के रूप में उन्होंने इसको विकसित कर लिया कि ये शिव जी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी व पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक तरह से उनको प्रतीक मिले। कि इसके अलावा वो कमंडल बनाया, यज्ञ देवी यानी उन्होंने यज्ञ बनाया, उन्होंने आदि विशेष हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें क्रियाकलाप होती थी। तो अपन अब देखते हैं धार्मिक मान्यता के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं लिपि। इनकी लिपि चित्र लिपि है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि एक चित्र बनाते थे, चित्र बनाकर ही वो सारी लिपियां करते थे। जैसे कि कोई भी चीज को किस तरह से प्रतिमाएं बनाकर उनको दिखाना, तो वो क्या हुई उनकी चित्रलिपि यानी चित्र बनाकर उनको कार्य करना। तो ये उनका चित्रलिपि हुई। तो अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगर जमीन में दबकर कैसा नष्ट हुआ था, तो उसके बारे में देखते हैं कि इसके संबंध में अब इतिहास में पूरी तरह से ये संतुष्ट नहीं थे कि वो अब तक प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ होगा, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी के मार्ग बदल गए होंगे या भूकंप आ गया होगा। नंबर दूसरा कि ये रेगिस्तान बन गया होगा या इसके पशुपालन और बुरा असर पड़ा हो गया, तब ये सभ्यता का पतन हो गया। और नंबर 3 कि नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण इसका अंत हो गया, क्योंकि वहां से उनको जाना पड़ा, तो इस कारण इनका पतन हुआ होगा। तो अपन ने देखा कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये 3 कारण मैंने बताए। आपको इसका प्रश्न भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं कि वहां पर भूकंप आ जाने के कारण सिंधु घाटी का कारण ही वो बदल गया था। जो मार्ग था सिंधु घाटी का वो मार्ग बदल गया, जिसके कारण भूकंप आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नंबर 2 पे आप बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण दूसरा ये है कि वहां पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्र बन गया, वहां पर खेती नहीं कर सकते और पशुपालन वहां पे समाप्त हो गए, जिसके कारण वहां पर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तीसरा कि वहां पर सिंधु घाटी में बाढ़ आ जाने के कारण वहां की जो जगह है वो पूरी तरह से वो अस्त व्यस्त हो गई थी, इस कारण उसका पतन हो गया। तो आप ये
3 कारण लिख लीजिएगा। और आज का पार्ट अपना यहीं पे खत्म हुआ। अपन अभी मिलते हैं अगले कक्षा में और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। तो बच्चों अपन मिलते हैं अगली कक्षा में।